नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंतित कर दिया है और कांग्रेस को यह समझा दिया है कि अगर आप बेहतर रणनीति बुनते हैं, अगर आप राजनीति के शतरंज पर बहुत बढ़िया चौसर बिछाते हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी को आराम से हरा सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस जो पिच तैयार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें फंस रही है। कर्नाटक चुनाव में देखा, बजरंग दल पे प्रतिबंध का मुद्दा, प्रधानमंत्री पूरी बीजेपी खुश हो गई कि हाथ में लड्डू लग गए, लेकिन वो मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा हितकारी सिद्ध हुआ। अब एक और बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर आ रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार और राहुल गांधी के रणनीतिकार खड़गे जी की योजना बहुत बेहतर तरीके से जमीन पर काम कर रही है और कांग्रेस जानती है कि अब ब्रांड मोदी धीरे धीरे दरक रहा है। कांग्रेस समझ रही है कि 2014 और 2019 जैसा उन्माद अब देश में नहीं है। ना राष्ट्रवाद की इतनी प्रचंड लहर है और ना हिंदुत्व इतना जोर मार रहा है। कर्नाटक में पूरा इसका प्रयोग करके देख लिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा चाकू में धार लगा लो, प्रधानमंत्री ने बजरंगबली का नारा लगा के वोट डाला, सब कुछ किया। अब देश का चुनाव मंडल बनाम कमंडल की तरफ बढ़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ, राहुल गांधी ने मंच पर जातीय जनगणना का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री को इसके आंकड़े सार्वजनिक कर देना चाहिए। अब कांग्रेस इससे आगे की सोच रही है। कांग्रेस के अंदर इस बात का लेकर मंथन चल रहा है कि अगर संकेतों संकेतों में हम कह दें कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी और नाम खड़गे का चला जाए नीचे तक, देश में दलितों की बहुत बड़ी आबादी है और इसमें कोई संदेह नहीं, जब से खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, दलितों के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी है। जब से राहुल गांधी ने मुस्लिमों के पक्ष में खुलकर बयान देना शुरू किया है, मुस्लिमों में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। अमेरिका में मुस्लिम लीग का जिक्र किया, भाजपा भड़क गई। अमेरिका में जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, भाजपा का तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में अगर खड़गे संकेतों संकेतों में अगर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया पहला दलित प्रधानमंत्री, तो देश की राजनीति बदल जाएगी। और संभावना तो, चर्चा तो ये भी हो रही है कि खड़गे को उत्तर प्रदेश की अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा दलित वोट उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद सबसे मजबूत राज्य, सबसे बड़ा राज्य जहां भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, एक झटके में सारी तस्वीर बदल सकती है। मैंने सोचा इन सारे विषयों पे आज आपकी बात एक ऐसे शख्स से कराऊं जिन्होंने सालों से दलित चिंतन पे, पिछड़ी जातियों पे, सामाजिक ताने बाने पे अध्ययन किया है। मुखर वक्ता हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कई किताबें लिखी हैं और अपनी इस बेबाक जिंदगी के कारण, अपने इस स्पष्ट बाध्यता के कारण उन पर हमला हुआ है, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन वो आवाज कभी रुक नहीं पाई। और मुझे यकीन होता है कि शायद दलित राजनीति पे, दलित चेतना के उत्थान पे प्रोफेसर रविकांत से ज्यादा बेहतर कोई बता नहीं सकता। चलिए प्रोफेसर रविकांत के पास चलते हैं और इस विषय पे बात करते हैं कि मायावती या खड़गे, दलितों का बड़ा नेता कौन और इसके क्या परिणाम होंगे। आइए मैं सीधे रविकांत जी के पास लेके चलता हूँ। रविकांत जी, स्वागत है आपका। और जो मैं विमर्श आज आपसे करना चाहता हूँ, चूंकि आप एक ऐसे शिक्षित प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जिन्होंने समाज की जातियों पे बड़ा अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर,
और खास तौर से दलित जातियों की राजनीति में भूमिका, ये आपका प्रिय विषय रहा है, आपने शोध भी किए हैं और आपने इनके ऊपर आती हुई चेतना को भी देखा है। अब 12 जून को बिहार में विपक्ष की एक बड़ी रैली होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि 2024 का पहले का प्लेटफॉर्म बन रहा है। लेकिन कई जगह से बात ये भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस ने ये नारा उछाल दिया, ये संदेश दे दिया या ये कह दिया, कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करती नहीं है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि पहली बार देश को दलित प्रधानमंत्री हम देंगे, तो देश भर के दलितों में इस चेतना का क्या जागृत होगी, वैसी ही रहेगी, या दलितों के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए संजय जी, दलितों में तो जाहिर तौर पर आजादी के 75 साल तक दलितों ने उस लम्हे का इंतजार किया है जो बाबा साहब का सपना था, जिसे कांशीराम साहब ने लंबे समय तक दलितों के बीच में उसको प्रसारित कर एक बड़ी चेतना पैदा की। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में इस बात को बहुत जोरदार तरीके से उल्लेख किया था कि ये जो दलित वंचित तबका है, अब ये गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, इसे अब सत्ता चाहिए। और सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि वो समाज में कोई वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, सत्ता इसलिए चाहिए कि जो उसके खिलाफ अन्याय होता है वो बंद होगा और इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता स्थापित होगी। इसके लिए उसको सत्ता चाहिए। और स्वयं महात्मा गांधी से लेकर के और नेहरू तक इस बात को जानते थे कि इस देश के अगर अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना है तो संविधान की जिम्मेदारी उसी तबके से आने वाले व्यक्ति को देनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर बहुत प्रबुद्ध थे, उनका कोई विकल्प नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारत सरकार उस समय बाहर से किसी को हायर करना चाहती थी संविधान लिखने के लिए। महात्मा गांधी ने जोर दिया कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर से लिखवाइए। और मैं केवल इसको इस रूप में नहीं देखता कि अंबेडकर प्रबुद्ध थे इसलिए, उसके पीछे ये भी एक लक्ष्य था कि वो अंतिम व्यक्ति की बात आनी चाहिए और उसके लिए क्या विधान हो, क्या नीतियां हो, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का चयन किया गया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जो सपना 75 साल से तैर रहा है, कांशीराम साहब ने तो बड़ा सपना दिखाया और हर दलित के भीतर ये पैदा किया कि उसे विधायक बनने का, मंत्री बनने का, सांसद बनने का, सभासद बनने का सपना देखना चाहिए, क्योंकि वो नीतियों का निर्धारक होता है, नीति निर्माता होता है। राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिर्फ मतदाता बन के नहीं रहना है। ये जो ख्वाब था और वो जाता था दिल्ली के लाल किले तक। अगर कांग्रेस पार्टी ये संकेत करती है, ऐलान करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि एक संकेत तो उसने कर दिया है। जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था, नाम उनका चयन किया गया था, उसी दिन उस मीटिंग में शायद ये तय हुआ था। अब हम लोगों को बाहर से जो जानकारियां मिलती हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये बात ऐलान करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, तो ऐलान करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष की एकता के लिए इससे अभी बचा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें कोई दुरानी की मन बना चुकी है और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। और इसमें भी किसी को अब ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही खड़गे साहब है लेकिन फैसले गांधी परिवार ले रहा है। मुझे नहीं लगता है। सोनिया गांधी ने पूरी कमान खड़गे साहब को दे दी है क्योंकि वो ऐसा परिवार है, भले ही उस पर कितने भी आरोप लगते रहे हों, लेकिन बेहद लोकतांत्रिक, बेहद उदार, और वो परिवार चाहता है जिसमें खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे ही पूरे तरीके से पार्टी को चलाएं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये संकेत है और आने वाले वक्त में एक बड़ा संकेत भी दिया जा सकता है
मैंने शायद इसको 2-4 जगह बोला भी है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ाई कांग्रेस पार्टी, तो ऐलान करने की जरूरत नहीं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में दलित है, यहां 21.5% है, और ओवरऑल भारत में 17.6%, माने 17.5% दलित है। वो एकजुट होगा, हम ये नहीं कह रहे कि पूर्णता होगा, लेकिन ये जो चेतना है ना, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, वो उसे कांग्रेस पार्टी के साथ ले जाने के लिए प्रेरित करेगा, और इसीलिए ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। और मुझे लगता है कि ये चुनाव को पलट सकता है, कांग्रेस को बड़ी सफलता दिलवा सकता है। रविकांत जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की और उसकी चर्चा बहुत जगह हुई भी कि अगर अमेठी या रायबरेली, चूंकि सोनिया गांधी भी बीमार काफी हैं, उम्मीद कम लग रही है कि खुद वो चुनाव लड़ेंगे इस बार, अगर इन दो में से कहीं खड़गे साहब लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का दलित फिर मायावती की तरफ देखेगा या खड़गे की तरफ देखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती है, बल्कि मैं इसको अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं मानता, मैं ये भी कह सकता हूं कि वो भारत के दलितों की सबसे बड़ी नेता है। तमाम असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मायावती कुछ ऐसे संकेत दे रही हैं जिससे शक होता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कुछ बातचीत है। डरी हुई है ऐसा मैं नहीं मानता, वो कुछ सहूलियतें, कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिसके वजह से मायावती ऐसे संकेत देती हैं कि वो उस पार्टी के साथ जा सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। 2002 के गुजरात दंगों के बाद मायावती ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में गुजरात में रैलियां की, तब बात दूसरी थी। आज की तारीख में जब हिंदुत्व का हमला खुल करके दलितों पर हुआ है, उत्पीड़न हुआ, मूंछ काटी गई, उनको पेशाब पिलाई गई, और न जाने क्या क्या, वो मैं कई बार कह चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। आज ही महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है, अब वो कितनी पुष्ट है मैं नहीं कह सकता, कि अंबेडकर जयंती मनाने के केवल वजह से एक 24 साल के दलित नौजवान को मार दिया गया, जिसमें 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई। अब आप समझ सकते हैं कि दलितों के प्रति एक खास वर्ग के लोगों की क्या मानसिकता है, जो आज भी सामंती और उस पूरे वर्चस्वशाली मानसिकता के साथ जी रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बीमार हैं। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी उसका इलाज कर रहे थे। दिक्कत ये हुई कि गांधी की धारा सूख गई, और उसमें एक गलती अंबेडकरवादियों की भी है, जो आज के अंबेडकरवादी, इन्होंने बिना सोचे समझे जिस तरह से गांधी पर हमला किया और गांधीवाद पर हमला किया, उसने जो सवर्णों के भीतर परिवर्तन होने चाहिए थे उस परिवर्तन को रोक दिया। और वही कारण है, और ऊपर से ये हिंदुत्ववादी पूरी राजनीति, संघ की, बजरंग दल की या भारतीय जनता पार्टी की, जिसने अघोषित रूप से दलितों पर हमला करने के लिए एक तरह से अपने छोड़ रखे हैं तमाम ऐसे। हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी मौत होती है, तो पूरा सरकारी अमला उस अपराधियों के पक्ष में खड़ा होता है। ये आपने भी देखा, इस पूरे हिंदुस्तान ने देखा, बड़ी बेशर्मी के साथ। तो ये नया पैटर्न है, और मुझे लगता है कि अब हिंदुत्व की जो धारा है वो खास करके अम्बेडकराइट दलितों में तो बेहद वो नकारात्मक हो गई है। तो इसलिए वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, और मायावती ऐसा संकेत दे रही हैं। इस वजह से वो दलित मायावती और खड़गे में से अगर उसे पसंद करना होगा तो वो खड़गे साहब को चुनेगा, मायावती को नहीं चुनेगा। अच्छा रविकांत जी, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस की स्थिति है, लोग मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखते भी हैं, लेकिन संगठन नहीं है। क्या लगता है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से अकेले लड़ेगी या अलायंस करेगी, और करेगी तो किससे करेगी? संजय जी, मुझे लगता है कि आपके पास सूत्र होंगे भी। गठबंधन लगभग तय हो चुका है, और जो मैं अनुमान से कह सकता हूं, या जो अपुष्ट जानकारी आ रही है, कांग्रेस सपा के साथ नीतीश कुमार के अपने प्रयत्न से जा रही है, और शायद उसमें से 45-35 का आंकड़ा है। अभी 45 सीटों पर सपा लड़ेगी, 35 पर कांग्रेस, और
आरएलडी वगैरह, ये तमाम जो और दल है वो उस पर चुनाव लड़ेंगे। ये अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी को तो फायदा होगा ही, संजय जी, समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जितना नुकसान होने जा रहा था वो नुकसान रुकेगा। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने जा रही है, उसके पास कोई संगठन नहीं है, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जो वक्त होता है किसी विचार का, किसी पार्टी का, उसको कोई रोक नहीं पाता है। मुझे लगता है कि अब बीजेपी की जो विचारधारा है उसके अब पतन का समय आ गया है। हाँ, समय लगेगा, हम ये नहीं कह रहे कि इसके बाद खत्म हो जाएगी, अभी उसको लगेगा 10 से 15 साल, लेकिन विचार के रूप में अब बीजेपी का दी एंड होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि लगातार उसने अपने विचारों में, अपनी राजनीति में परिवर्तन किया है। आप याद कीजिए, करीब 60 साल तक आजादी के बाद एंटी ओबीसी पॉलिटिक्स रही है पूरा कांग्रेस पार्टी की। कुछ छोटे समूह की जातियां जरूर उसके साथ थीं, लेकिन जो ओबीसी की मजबूत जातियां थी वो हमेशा विरोध में खड़ी होती थी। आज राहुल गांधी खुल करके उस एजेंडे पर बात कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, जिस पर नीतीश कुमार, आपके अखिलेश यादव, ये सारे लोग बोल रहे हैं, बल्कि उससे और ज्यादा मुखर होकर के बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ये जो समय के साथ परिवर्तन है उसकी विचारधारा में, यही उसको जीवित रखे हुआ है और यही मुझे लगता है कि आगे लेकर के जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी इसी के बलबूते वो अल्पसंख्यक और दलित उसके साथ आ रहा है। मेरा अनुमान ऐसा है कि तकरीबन 15 से 18% अभी उसका आधार वोट है आज की तारीख में। पिछले विधानसभा में शायद 2.25% था, हाँ। लेकिन आज वो 15 से 17-18% तक पहुंच चुका है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अब इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी और बीजेपी कितना टूटेगी, इससे कांग्रेस के आगे जाने का चांस है। और खड़गे साहब अगर 20 रैलियां उत्तर प्रदेश में करते हैं तो ऐसा मेरा अनुमान है, मैं न तो कोई भविष्यवक्ता हूं न कुछ हूं, कि कम से कम 10 सीटें 20 रैलियों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप रविकांत जी। एक चीज और महत्वपूर्ण है रविकांत जी, बिहार में, क्योंकि आपको याद होगा 1 साल पहले अगर हम लोग बात करते थे, पूछते थे कि भाई 2024 में क्या होगा, तो लोग बड़े सहज भाव से कहते थे कौन है, मोदी आएंगे, कोई दिखता नहीं था। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार अलग हुए और फिर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने मंच से इस मुद्दे को हवा दी। आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव मंडल पार्ट 2, यानी लड़ाई कमंडल बनाम मंडल की होने जा रही है? डेफिनेटली ये वैचारिक स्तर पर चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं और यही मुद्दे विपक्ष के पास होंगे, लेकिन वैचारिकता के साथ साथ जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी खास करके हमला करे। करप्शन के इशू पर, और कर्नाटक में जीतने के बाद उसके हौसले बुलंद हैं। वहां उन्होंने पे सीएम का इशू उठाया था, मध्य प्रदेश में 40% की जगह वो 50% पे जा रहे हैं। और अभी जो वहां मूर्तियां गिरी उस थोड़ी सी हवा में, वो आंधी थी लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, तो वो करप्शन दिख रहा है। और ये करप्शन का इशू, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उत्पीड़न दलितों का, ओबीसी के ये जो सवाल हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि चुनाव लड़ेगी। और इसी विचार के आधार पर कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके साथ गठजोड़ होगा। और डेफिनेटली बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं, उनका राष्ट्रवाद फेल हो गया, चाइना कहां तक घुसा हुआ है, उनका करप्शन हटाने का मुद्दा वो फेल हो चुका है, महंगाई का, बेरोजगारी का जो वादे उन्होंने किए थे वो लोगों के सामने आ गए। हिंदुत्व कितना चलेगा कर्नाटक ने बता दिया है। और वो जो बजरंग दल वाला इशू था, संजय जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो गलती हुई कांग्रेस से, मैं समझता हूं गुगली थी। हाँ। और उस गुगली में मोदी जी फंसे। जब कांग्रेस ने जमीन पर ये देख लिया कि हिंदुत्व नहीं चल रहा है, कहीं मोदी जी कोई और ट्रैक ना पकड़ लें, खास करके जातियों का ट्रैक ना पकड़ लें,
उसने बजरंग दल को छेड़ दिया और मोदी जी उसी ट्रैक में फंस गए। उस गुगली का शिकार नरेंद्र मोदी हुए, वरना बीजेपी इतनी बुरी हालत से नहीं चुनाव हारती। वहां थी, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी कर्नाटक में, लेकिन जीत उसको हिंदुत्व के मोर्चे पर मिली। बीजेपी ये चाहती है, जो लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, कि मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी चुनाव कराए। इस बात को विपक्ष अब जान रहा है, राहुल गांधी भी जान रहे हैं, इसलिए पिच वो लगातार दुरुस्त अपनी कर रहे हैं। अमेरिका में जाकर के जाति जनगणना की बात करना, वहां पर दलितों के उत्पीड़न की बात करना, ये दो इशू ऐसे हैं। राष्ट्रपति का मुद्दा उठाना कि साहब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ये 2-3 ऐसे इशू है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी बहुत मुतमईन है कि हमें क्या खेलना है, किस पिच पर खेलना है, और स्लॉग ओवर में क्या खेलना है, शुरुआती ओवर में क्या खेलना है। ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी बहुत कुछ तय कर चुकी है, और हमारी टीम में कौन कौन होगा ये भी तय हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, जब उनका भीतर में आप देखिए वो विरोध शुरू हो गए। महाराष्ट्र में मुंडे बहनों की आवाज आ रही है, राजस्थान में आप देखिएगा क्या होगा, खुद कर्नाटक में वो इसी वजह से आ रहे। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी एकजुट होकर के लड़ पाएगी? आपसे बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता। हम लोग तो बाहर थोड़ा पढ़ते बढ़ते हैं, उस वजह से चीजों को समझते हैं, लेकिन एक पत्रकार के कितने सूत्र होते हैं ये हम जानते हैं। तो उसको बेहतर आप बता सकते हैं कि बीजेपी कितना एकजुट होकर के लिए आपसी भी गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि बलिया से बदायूं तक, बदायूं से नोएडा तक, नोएडा से दिल्ली के गलियारों तक, महाराष्ट्र तक, सब जानते हैं कि अमित शाह और योगी एकदम आमने सामने हैं। दोनों के बीच बिल्कुल टकराव है। दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार का नतीजा है कि यहाँ पे 1.25 साल से कोई परमानेंट डीजीपी तक नहीं हो पाता। तो ये लड़ाइयाँ भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। रविकांत जी, एक पेच फंसेगा, वो पेच फंसेगा कि फिर मायावती क्या करेंगी? कहीं मायावती बीजेपी के संग ओपन गठबंधन तो नहीं कर लेंगी, और कर लिया तो क्या होगा? हाँ, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि गठबंधन करने की संभावना नहीं, प्री पोल तो नहीं है। पोस्ट पोल क्या परिस्थितियां बनती हैं वो हम लोग अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्री पोल करने की हिम्मत नहीं है। अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर ये कहिए कि वो पॉलिटिकली आत्महत्या करेंगी, तो मायावती का वजूद खत्म हो जाएगा। बीजेपी हो सकता है कि थोड़ा उससे लाभ ले जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई खास लाभ भी मिलेगा, बल्कि मायावती थोड़ा सा दूर से बीजेपी के लिए बैटिंग कर सकती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटों में मुसलमान प्रत्याशी उतार देंगी वो। लेकिन अब उससे भी कुछ नहीं होगा संजय जी, इस बार उससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, वो खेल कर सकती हैं अगर जो ओबीसी की मजबूत जातियां, इस बार गेम दूसरा होगा, ओबीसी की मजबूत जातियों को वो टिकट दे सकते, मुस्लिम नहीं जाएगा कहीं। मान लीजिए उन्होंने कुर्मी और यादव लड़ा दिया या मौर्य कहीं लड़ा दिया, और ऐसा बैलेंस करके कि जिसका फायदा बीजेपी को मिले, तो जरूर हो सकता है। क्योंकि ये जो बड़ी जातियां हैं ओबीसी की, ये अगर वैसे तो जातिवाद हर जाति में है, हम ये कतई नहीं कहते कि इसमें कम है इसमें ज्यादा है, ठीक बात। लेकिन जो जातियां पॉलिटिकली थोड़ा मजबूत हो जाती हैं उनमें वो चीज ज्यादा आ जाती है। तो अगर इन 3-4 जातियों को मायावती टिकट देती हैं, और चूंकि संख्या भी उनकी ज्यादा है, तो इसका नुकसान विपक्ष को हो सकता है और फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मुस्लिम कैंडिडेट पर नहीं होगा, मुझे जो लगता है। हाँ नहीं, ये बात सही है कि एक्चुअल में मुसलमानों को समझ में आ गया, और ये चर्चा इतना ज्यादा हो गई ना कि बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी और मायावती ज्यादा टिकट दे देती हैं। बहुत ज्यादा जब पॉलिटिक्स में चर्चा हो जाती है, पार्टी से निकल के जनता तक बीच में आ जाती है, तो चीजें खत्म हो जाती हैं। अंत में रविकांत जी, मैं ये पूछूंगा, 3 राज्यों में और चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर चौथा तेलंगाना। इन राज्यों में आप क्या स्थिति देख रहे हैं बीजेपी की? देखिए, बीजेपी की इन चारों राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है। जो कहीं थोड़ा बहुत अगर आप उम्मीद कर सकते हैं तो वो है राजस्थान, और वो भी तब जब बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए, माने सचिन पायलट रूठ जाए और वसुंधरा राजे मान जाए। एक ही सूरत में वो राजस्थान को फतेह कर सकते हैं। अदरवाइज मध्य प्रदेश की स्थितियां
आप देख रहे हैं हम लोगों का पड़ोसी राज्य है, और वहां पे जिस तरह से ओबीसी पहली बार मुझे लगता है कि बीजेपी से हट रहा है। वरना वहां की अगर आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखिएगा, 3 बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए, उमा भारती, गौर साहब और ये शिवराज चौहान, तीनों ओबीसी। और इसीलिए ओबीसी बीजेपी के साथ वहां इंटैक्ट रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इस पर काम कर रही है कि वो ओबीसी को किसी तरीके से जोड़ करके ले आए, और दूसरा कि जो ओबीसी का उत्पीड़न हुआ, उसके अधिकारों का हनन हुआ, उसके चलते वो एंटी बीजेपी मोड में है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी के जो खुल करके बीजेपी के खिलाफ है। तो इस बात को समझ रही है बीजेपी, इसीलिए जो एक लोधी कोई लीडर थे जिन्हें निकाला गया था किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहने के उसमें आरोप में, उनको 6 महीने के बाद वापस लिया बीजेपी ने। तो वहां पे जो लोधी है, यादव है, कुर्मी है, पवार है, गुर्जर है, ये मजबूत जो ओबीसी की जातियां हैं, अगर इसमें सेंध मार जाती है ना कांग्रेस पार्टी, तो फिर बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई सूरत बनती। तेलंगाना में तो हो सकता है कि राव साहब बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो फिर कुछ हो सकता है। राहुल गांधी ने तो शायद आज ही बोला है कि तेलंगाना में हम वही स्थिति करने जा रहे हैं बीजेपी के जो कर्नाटक में हमने की। बाकी छत्तीसगढ़ में तो कोई विकल्प है नहीं, वहां लीडर ही नहीं। मोदी जी ने जो सबसे विपक्ष के लिए अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोई छत्रप नहीं बचने दिया। किसी भी राज्य में आप देखिए कोई लीडर है, शिवराज चौहान कितने दिन के वो अपने बलबूते बचे हुए, केवल एक योगी जी को आप छोड़ दीजिए, वो भी योगी जी अपने बलबूते बचे, मोदी जी की मेहरबानी से नहीं है। बाकी खट्टर जैसे और वो जो गुजरात में इस समय सीएम है, उनका तो नाम ही याद नहीं आता है, पटेल का। तो ऐसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, और मोदी जी अब उतना चल नहीं पा रहे। जैसे मोदी जी की छवि दरक रही है, तो वो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी, आपने राजनीति की इतनी गहरी बातें लोगों को समझाई, जितनी बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रविकांत। देखा आपने, रविकांत जी भी यही कह रहे हैं कि अगर खड़गे अमेठी या रायबरेली से लड़ गए तो उत्तर प्रदेश एक नया इतिहास लिख देगा, और ये बात ठीक है। विपक्ष भी कहीं ये संकेत में राजी हो सकता है कि हम भली सार्वजनिक घोषणा ना करें, लेकिन दलितों के बीच में इस बात को, मैसेज को कन्वे किया जा सकता है कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई, विपक्ष के संग कोई तालमेल हुआ, तो दलित प्रधानमंत्री देश को पहला मिल सकता है, और उसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। दक्षिण से लेकर पूर्व तक एक बड़ा क्रांति का उदय हो जाएगा। हो सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हम बताते रहेंगे। एक खुशखबरी आपके संग साझा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारा नेशनल चैनल है, हमारे कुछ और चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, और आज से एक हमारा नया चैनल 4 PM महाराष्ट्र भी शुरू हो रहा है, जिस पर आप महाराष्ट्र की खबरें देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, सारे चैनलों को अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।